इस पर मैं नौजवानों को गुजारिश करूंगा, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचिए। ऐसी हुकूमत, ऐसे गवर्नमेंट्स, ऐसे रूलर्स, ऐसे पॉलिटिशियंस को उठाइए जो एजुकेटेड हो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में एक अच्छा इंतजाम हो। एकेडमिक एजुकेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इट हैज़ बीन नॉट गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। मुस्लिम फैमिली में मैं कहूँ ये देखा गया है कि या तो वहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन को ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया जाता है या फिर एकेडमिक एजुकेशन पर। अगर एकेडमिक एजुकेशन का जो वेटेज ज़्यादा है तो इस्लामिक कंटेंट बहुत कम रहता है वो स्टूडेंट या उस बच्चे के ऊपर। भाई ने जो सवाल किया है कि इस्लामिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और एकेडमिक स्टडीज़, जैसे हम जनरल सब्जेक्ट्स, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स के अलावा इस्लामिक स्टडीज़, ये दोनों में इतना गैप क्यों है, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, या तो ये चुने या फिर ये चुने। एट द एंड हमें ये समझ में आ गया कि इट इज़ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह दैट वी आर लर्निंग अबाउट। ऑब्वियसली जी, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, बताइए आप एग्जाम्पल, आप इस इलाके में हैं जहाँ मणिपाल एजुकेशन आप खरीद है, कोई एक सब्जेक्ट बताइए। ऑब्वियसली क्रिएशन ही पर रिसर्च होता है। चलिए इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। नाउ देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन इस्लाम। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट, हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि सूद इस्लाम में हराम है। नाउ देयर माइट बी सर्टेन सब्जेक्ट्स इन एकेडमिक एजुकेशन रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं तो इस्लाम में शिर्क एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हो सकता है कि देयर माइट बी सम सब्जेक्ट्स वेयर वी आर लर्निंग अबाउट अदर रिलीजन, अदर्स प्रेयर्स। देयर इज अ कंप्लीट सेपरेट सब्जेक्ट कॉल्ड एज कंपैरेटिव रिलीजन। अगर मैं कह रहा हूँ कोई मेरे बच्चे को जिसकी एज अगर 8 साल की है कि भाई इंटरेस्ट हराम है, तो वो पूछेगा इंटरेस्ट कहते किसको? इंडिया जैसे कंट्री में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी कौम है जो इलिटरेट है, खास करके लड़कियों को अनएजुकेटेड किया जाता है, यानी कि एजुकेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे स्कूल्स नहीं भेजते हैं, बहुत जल्दी शादी कराते हैं। मुस्लिम्स के एक्शन को आप इस्लाम कहकर मत पेश करिए। पहली चीज, औरत को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया एजुकेशन फील्ड में, हर चीज में, ये इस्लाम में जो देखना है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से देखना होगा। तो फिर ये टीचिंग प्रोफेशन, इतना मुबारक एक प्रोफेशन, इसमें हम पीछे क्यों? इन जनरल अगर इस चीज का फायदा आना है तो मेरा ये मुतालिबा है कि मदारिस जहां इस्लामिक स्टडीज की बुनियाद दी जाती है, उन मदारिस के असातिज़ा, वहां की फैकल्टी को मेडिकल साइंस, केमिकल साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिकल ये पढ़ाना पड़ेगा। तब जाके जो मदरसे से बच्चे निकलेंगे स्किल के साथ, इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ, सारे सब्जेक्ट को लेकर निकलेंगे। जुमे का खुतबा होगा तो इल्म की अहमियत की जो बात जब बताई जाएगी वो कुछ और होगी, ऐसे हालात में कुछ और है। हमें पता है ऑलरेडी कि इस्लाम में गेनिंग नॉलेज की क्या अहमियत है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की ये है शेख कि इस्लामिक एजुकेशन जब हम बात करते हैं, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इट हैज़ बीन नॉट गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। या तो इस्लामिक फैमिली में या फिर मुस्लिम फैमिली में मैं कहूँ ये देखा गया है कि या तो वहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन को ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया जाता है या फिर एकेडमिक एजुकेशन पर। अगर एकेडमिक एजुकेशन का जो वेटेज ज़्यादा है तो इस्लामिक कंटेंट बहुत कम रहता है वो स्टूडेंट या उस बच्चे के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम आमतौर पर देखा गया है। शेख, मैं NM प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस शो को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन को एक आज का कॉन्सेप्ट ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये बताएं कि इस्लाम में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एक्चुअली है क्या, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि इज़ देयर एनी चॉइस फॉर अस, जो एकेडमिक एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन जो दो एस्पेक्ट हैं, क्या हमारे पास चॉइस है, क्या हमें चूज़ करना चाहिए ये लें या वो लें? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, ज़रा हमें वाज़ेह तौर पे बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम नाज़रीन इकराम को इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल किया जाता है।
जैसा भाई ने सवाल किया और कोशिश रहती है भाई की कि इस तरीक़े के इश्यूज़ को आपके सामने लाकर इस्लाम के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो गलत फहमियाँ हैं, जो आउटडेटेड समझा जाता है, उनको क्लैरिफिकेशन करके एक सही पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा जाए। भाई ने जो सवाल किया है कि इस्लामिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और एकेडमिक स्टडीज़ जैसे हम जनरल सब्जेक्ट्स फिज़िकल साइंस, केमिकल साइंस, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, ये सब्जेक्ट्स के अलावा इस्लामिक स्टडीज़, ये दोनों में इतना गैप क्यों है, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, या तो ये चुने या फिर ये चुने, इस कॉन्सेप्ट को बताया जाए। सबसे पहली बात ये कि कुरान मजीद जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक गाइडेंस के तौर पर कि ज़िंदगी की सही राह तुम्हें मिले, तो सबसे पहली आयत 23 साल ये सिलसिला चला, लेकिन सबसे पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नाजिल की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ये थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। अब यहाँ पर पढ़ने का जो लफ्ज़ आया है, इक़रा पढ़ो, स्टडी करो, नॉलेज हासिल करो, एजुकेट करो, लेकिन बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये दो लफ्ज़ जो इक़रा के साथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो लेकिन अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें तख्लीक किया। मतलब सारी नॉलेज जो तुम अब हासिल करना चाहोगे वो दुनिया के अंदर अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की क्रिएशन की जो तुम्हें हासिल करना है। जैसे पहाड़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, जियोलॉजी सब्जेक्ट कहा जाता है, रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह उसका खालिक है। गोया पहाड़ों की जो जियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसकी नॉलेज भी अल्लाह की तरफ से इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। पढ़ो अपने रब के नाम से। आसमानी दुनिया के बारे में, स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया तुम्हें भी और उन आसमानों को भी। गोया आसमानों की तख्लीक, क्रिएशन अल्लाह के, तो क्रिएशन जिसकी है, नॉलेज भी क्रिएटर की है। तो पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने क्रिएट किया सारी कायनात को और क्रिएट करके तुम्हें इल्म देता है अपने क्रिएशन का, ताकि उस इल्म के जरिए तुम दुनिया में भी फायदा उठाओ, पैसे कमाओ, लेकिन उस इल्म का बुनियादी मकसद यह है तुम अपने रब को पहचानो इस क्रिएशन के इल्म के जरिए जिसने सारे चीजों को क्रिएट किया है। यह इस्लामिक कॉन्सेप्ट है बेसिक। यानी एजुकेशन इंपॉर्टेंस किसी भी सब्जेक्ट पर आप हासिल करें, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ओशनोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फिजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, केमिकल साइंस, जो भी क्रिएशन से रिलेटेड रिसर्च बेस्ड, साइंस बेस्ड स्टडीज होती हैं, एजुकेशन होता है। ये बात जानना चाहिए मुस्लिम्स को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी, ये सब क्रिएशन है क्रिएटर की। तो जो क्रिएटर इसने क्रिएट किया तो जाहिर बात है नॉलेज भी उसी की होगी। अब वो उसकी जो नॉलेज है क्रिएटर की, वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है देता है, नॉन मुस्लिम्स को भी देता है, मुस्लिम्स को भी देता है। अब होता ये कि एक तबका उस एजुकेशन के जरिए इल्म हासिल किया, टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इल्म हासिल किए, सिम कार्ड बना लिए, टच स्क्रीन बना लिए, फलां बना लिए, बस पैसा पैसा कमाने में बिल्कुल गो अहेड, करोड़पति बनिए, बिलियनर बनिए, अंबानी अडानी को पीछे छोड़ दीजिए आप, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये आपकी स्टडीज के जरिए आप किसकी क्रिएशन को सीख रहे हैं। जाहिर बात है जमीन पर ही सारी चीजों की रिसर्च चल रही है। जमीन को किसने बना, आसमान के नीचे रिसर्च चल रही है, स्पेस की रिसर्च चल रही है, जमीन खोद के रिसर्च चल रही है, झाड़ों में रिसर्च चलती है, पहाड़ों में रिसर्च चलती है, आग में रिसर्च है, हवा में रिसर्च है, पत्तों में रिसर्च है, फूलों में रिसर्च है। कोई शहद बना रहा है, कोई आर्टिफिशियल शहद बना रहा है, कोई क्लोन करके फ्रूट्स बना रहा है, कोई क्लोन करके दोस्तों शहद बना रहा है। इंसान की भागदौड़ सिर्फ अल्लाह की ये क्रिएशन को इस्तेमाल करके अपने जेब भरने में भरी आप हलाल तरीके से, लेकिन ये क्रिएशन का इल्म हासिल करते वक्त में क्रिएटर को अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले ये एजुकेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस्लामिक कॉन्सेप्ट में 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का स्पेक्ट्रम आ जाता। अव्वल अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल करना, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, हु इज द क्रिएटर। जब क्रिएटर कौन है सीखेंगे आप तो जाहिर बात है क्रिएशन के बारे में मालूमात होते रहेंगे आपको। जब क्रिएशन के बारे में सीख रहे हैं आप, सोलर सिस्टम, सन एवॉल्विंग, सन का रिवॉल्व होना, अर्थ का रिवॉल्व होना, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, मूवमेंट, गैलेक्सीज, आप रिसर्च कर रहे हैं। आप ये बोल दे रहे हैं कि दोस्तों ये खुद से आ गया, नेचुरल फेनोमेनन है, खुद से वजूद में आ गए।
हम ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद की दलाइल से, अहादीस की दलाइल से, इस्लामी लिटरेचर चेक करिए, ये सब बातों का क्रिएटर कौन है। अल्लाह ने दावा किया है कि मैं इसका क्रिएटर हूं, और चैलेंज है जो डिनाई कर ही नहीं सकते। तो हम चाह रहे हैं इस एजुकेशन के जरिए सिर्फ दुनिया का फायदा नहीं, सिर्फ नेटवर्क बनाने, 4G बनाने, 3G बनाने, सैटेलाइट पे कवरेज रखने, बॉम्बिंग करने, इसलिए नहीं। अपने रब को पहचानो ताकि उसकी इताअत हो, उसकी इबादत हो, उसके वादों पर ईमान ला जाए, और उसके कहने के मुताबिक जिंदगी गुजार कर हम एजुकेट भी करें अपने आप को, लोगों को भी फायदा दें, खुद भी फायदा उठाएं। लेकिन अंतिम चीज क्या है? आखिर टारगेट अपने रब को पहचानना, जिसका क्रिएशन है, जिसकी नॉलेज है। तो 3 चीजें बेसिक्स हैं जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को ला सकते हैं। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। मा दीनु का, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ, दीन क्या है। मन नबियों का, तुम्हारे रब ने जिस प्रॉफिट के जरिए जिंदगी का तरीका बताया है। ये 3 सब्जेक्ट्स बेसिक है। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। मन रब्बो का में 3 बातें आती हैं। इस्लामिक नॉलेज में बेसिक चीज है वननेस ऑफ गॉड, जिसे कहते हैं तौहीद। तौहीद के 3 कैटेगरीज हैं, तौहीद और रुबूबिया, तौहीद अल उलूहिया, तौहीद अल अस्मा व सिफात। अब रुबूबियत जो है तौहीद की पहली कैटेगरी, वननेस ऑफ गॉड मीन्स accepting Allah as the only one to create each and everything in this universe. This is तौहीद रुबूबियत। रुबूबियत यानी तख्लीक, सारी क्रिएशन, ये चीज़ है आपके सामने, सन है, एयर है, फायर है, सोलर सिस्टम है, आसमान है, ज़मीन है, दिन है, रात है, सितारे है, सूरज है, चांद है, मिट्टी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सॉइल के मुख्तलिफ कलर्स है, पानी के जो सो मुख्तलिफ समंदरों में कलर्स आपको दिखेंगे, मल्टीपल, जो कुछ सारी क्रिएशन। जब सारी क्रिएशन के बारे में मैं स्टडी करता हूं, यह मेरा ईमान होता है कि ईच एंड एवरीथिंग अराउंड मी हैज बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह। दिस इज तौहीद रुबूबियत। अब इंसान अगर कोई मेडिकल साइंस में किसी मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा है और मेडिसिन बन गई, डोलो 650 बन गई, या कोई पैरासिटामोल बन गई, कोई और टैबलेट, दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। अब मेरे लिए जरूरी है कि अगर मैं स्कूल में बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ता हूं, ज़ूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ता हूं, मैं रब के क्रिएशन को समझने के लिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरी तौहीद मजबूत हो जाए। दिस इज तौहीद रुबूबियत। सारे सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, रिसर्च सेंटर पे पढ़ाए जाते हैं, एक मुसलमान के लिए तौहीद रुबूबियत है। अब इस कॉन्सेप्ट को, जो आपका दूसरा सवाल था, क्या चॉइस किया जा सकता है, क्या ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मेरे करीब कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं अगर बायोलॉजी भी पढ़ता हूं तो मेरे रब की तख्लीक समझकर तौहीद और रुबूबियत को मजबूत करता हूं। मैं फिजिकल साइंस पढ़ता हूं तो मेरे रब की तख्लीक को समझकर तौहीद और रुबूबियत को मजबूत करता हूं। तो सारे सब्जेक्ट्स तौहीद और रुबूबियत में आ जाते हैं, जो क्रिएशन कैसा है, जिन पर रिसर्च की जा रही है, एजुकेशन हासिल की जा रही है। दूसरा, पहले सब्जेक्ट में 3 कैटेगरी, तौहीद और उलूहियत, इबादत, तमाम किस्म की इबादत, सजदा, रुकू, कुर्बानी, रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, दुआ, खौफ, सब अल्लाह से होगा, किसी और से नहीं। ये तौहीद उलूहियत है। तौहीद अस्मा व सिफात, कि अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स, उसके नाम जो अल्लाह ने बयान किए, जो अल्लाह के प्रवक्ताओं ने बयान किए, वो सिर्फ अल्लाह के, किसी और के नहीं है। ये तौहीद अस्मा व सिफात है। यानी अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं उस पर ईमान लाना, किसी और के नहीं हो सकते। जैसे आलिमुल गैब, इल्म रखने वाला उन चीज़ों का जिसका इंसानों को आज तक इल्म नहीं है। देखिए, इंसान को आज दुनिया के अंदर कितनी भी टेक्नोलॉजी पहुंच जाए, इल्म उतना ही है जहां तक कैमरे पहुंचे, इल्म उतना ही है जिन रिसर्च का रिजल्ट आया। अगर इल्म इंसान को सबका हो जाता तो 2019 कोविड वेव आने से पहले वैक्सीनेशन तैयार हो जाती थी। वेव आने के फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में भी वैक्सीनेशन जो सो तैयार नहीं हुई थी। मेडिसिन तो अभी दूर की बात है, क्योंकि आलिमुल गैबी व शहादा, वो जब चाहता यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तुम अल्लाह के इल्म में से कोई चीज नहीं ले सकते जब तक कि वो तुम्हें ना दे दे। वैक्सीन आई है, अभी अल्लाह इल्म देगा, लोग रिसर्च करेंगे, पत्ते खुलेंगे, दवा खुलेगी, रिसर्च आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, एक वजूद पर, एक एग्जिस्टेंस पर पहुंचेंगे हुक्म इलाही से। तो बेसिक नॉलेज है तौहीद, हु इज योर क्रिएटर। इसमें मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट्स आगे, मेरे लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ना मेरे लिए एकेडमिक स्टडीज अलग है, ना मेरे लिए रिसर्च अलग है। ये भी अल्लाह का इल्म, ये भी अल्लाह का इल्म। ये जिंदगी का तरीका, ये रब को पहचानने का तरीका। एकेडमिक स्टडीज रब को पहचानने का तरीका, रब की निशानियों पर गौर व फिक्र का तरीका, रब से करीब होने का तरीका। दूसरा सब्जेक्ट है मन नबीयू का, जो रब ने हमें नबी
भेजा है, प्रॉफिट भेजा है, ताकि हम जिंदगी का सिस्टम समझें, उनकी जिंदगी जानना कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरह किया गया जिंदगी में, एक्शन के लिए, इबादत के लिए, अमल के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, जिस तरह हमने सेकंड एपिसोड में आपके सामने बताया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी स्टडी करना, इल्म हासिल करना लाजिम है हर मुसलमान पर। तीसरी चीज है मां दीनों का, जो दीन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसके सामने औरत पर्दा करे, किसके सामने पर्दा नहीं करे, ये सारी चीजों को स्टडी करना दीन है। मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का। इस्लामिक नॉलेज में इसे कहते हैं उसूल सलासा, द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज। जब ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज का इल्म एक मुसलमान को होगा, जिस किसी फील्ड में वो ऊंचाई पर चले जाए दुनिया के अंदर एजुकेशन में, वो अपने रब को पहचानेगा, रब का डिनाई नहीं करेगा, और जो पढ़ेगा वो रब की तख्लीक पे रिसर्च समझकर पढ़ेगा, और उस पढ़ाई के जरिए रब के करीब होगा, रब के वादों को एक्सेप्ट करेगा। तो पहले सवाल में ये बेसिक आपके सामने डिस्क्रिप्शन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो यहाँ पर सवाल ये था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक नॉलेज एंड द एकेडमिक नॉलेज। ये आमतौर पर ये सवाल होते हैं और लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं और रॉन्ग स्टेप्स भी कभी कभी ले लेते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। सो शेख, एक बात तो ये समझ में आया कि हम घूम फिर कर फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स के ही बात ले लो, लेकिन एट द एंड हमें ये समझ में आ गया कि इट इज़ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह दैट वी आर लर्निंग अबाउट। ऑब्वियसली जी, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, बताइए आप एग्जाम्पल, आप इस इलाके में हैं जहाँ मणिपाल एजुकेशन हब करीब है, कोई एक सब्जेक्ट बताइए। ऑब्वियसली क्रिएशन ही पर रिसर्च होता है। जी जी जी। चलिए, इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। नाउ देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन इस्लाम। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट, हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि सूद इस्लाम में हराम है। नाउ देयर माइट बी सर्टेन सब्जेक्ट्स इन एकेडमिक एजुकेशन related to the calculation of interest, okay, without which maybe the commerce field cannot be it can be incomplete. So ये एक सब्जेक्ट हो गया, the calculation of interest वगैरह, ये एक पढ़ाई में आने वाली चीज़ है। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं तो इस्लाम में शिर्क एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हो सकता है कि there might be some subjects where we are learning about other religion, others prayers. There is a complete separate subject called as comparative religion, जहाँ पर दूसरे मजहब के बारे में सीखना पड़ता है। सो ऐसे सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखते हुए, इस्लामिक रिस्ट्रिक्शंस को और एकेडमिक सब्जेक्ट्स को? जी शेख। जैसा आपने कहा कि इस्लाम में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, मैं इस फ्रेज को बदलूंगा और पहले ये कहूँगा, इस्लाम में आप यूँ कहिए कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे फ़वाइद हैं जिनको रेस्ट्रिक्शंस नहीं कहा जा सकता। जब उसको एक्चुअली स्टडी करेंगे आप देखेंगे कि वो बेनिफिट है। जिस तरह अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट को हराम करार दे दिया गया है कि लोग इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार ना करें, लोग सूदी बेस्ड कारोबार ट्रांजैक्शंस ना करें। अब इस पे अलग बहस होगी, लेकिन आपका जो सवाल था, ये जो इस्लाम के बेनिफिट्स है कि सूद को हराम किया गया, तो ऐसे जिनमें कॉमर्स के सब्जेक्ट में स्टडी किया जाए तो कैसे पता चलेगा कि सूद क्या है? स्टडी करने से पता चलेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जेब में 500 रुपए की नोट है, आपको कब पता चलेगा? जाहिर बात है जब आप उसको अपने जेब के बाहर निकालेंगे, मेरे कहने पर हाँ 500 की नोट आपने कहा है, यही पता चलेगा। जी जी। तो जब किसी को पता होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं कोई मेरे बच्चे को जिसकी एज अगर 8 साल की है कि भाई इंटरेस्ट हराम है, तो वो पूछेगा इंटरेस्ट कहते किसको? जी जी, ओके। तो जाहिर बात है उसको समझना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऐसा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, इससे इंटरेस्ट कहा जाता है। अब इस्लामिकली ये सब हराम है, मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा ताकि दुनिया को नुकसान से बचाऊं, दुनिया को जुल्म सितम से बचाऊं। जिसके नुकसान तो आप देखते हैं, कितने किसान हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड लोन की वजह से, कितने लोग हैं जो कर्जे बैंक से ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड तोड़कर फेंक देते हैं, बैंकों को नुकसान है। कितने लोग हैं जो मॉर्गेज पर गाड़ियां लेते हैं लोन पर और गाड़ियां उनकी जो सो सीज करके चली जाती हैं, कितने लोगों की जान चले जाती है, कितने लोगों को फांसी के फंदे पर घर में खुद उनके खानदान वाले लटका देते हैं सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट्स को होश नहीं आता। लेकिन अफसोस की बात है, अडानी अंबानी के इंटरेस्ट तो दूर की बात है, कैपिटल लोन अमाउंट माफ कर दिया गया, करोड़ों खरबों रुपए, लेकिन जो सो एक किसान का इंटरेस्ट माफ करने जो सो उसकी जान की भी कदर नहीं है। तो ये नुकसानात है।
तो रेस्ट्रिक्शन है या बेनिफिट है? मेरा सवाल आपसे है। बेनिफिट है, डेफिनेटली। जाहिर बात है बेनिफिट है। तो इसी तरीके से किसी दूसरों के मजहब के बारे में पढ़ना होगा तो आप पढ़िए, मालूमात करिए। आप जब आपको मालूमात होगा कि ये चीज जायज है करना, ये चीज हराम है नहीं करना, तो जब हराम क्या है हलाल क्या है पता होगा तभी करेंगे ना। आपके सामने दो चीजें रख दी कि एक शराब है और एक जो सो सेंधी है, जो हमारे पास कहते हैं भंग। अब आपको पता होना चाहिए ना दूध की कैसी स्मेल आती है, भंग की कैसी स्मेल आती है। जब आपको किसी नॉलेज होगी तभी आप भंग से दूर रह सके, दूध पी सकेंगे। तो नॉलेज तो हासिल करनी चाहिए ताकि हराम से बचा जाए। भाई कहां पर गड़ा है आपको बताया जाएगा। रोड आप टर्न लेते हैं, डेंजरस कर्व अहेड रोड पे लिखा होता है, स्पीड ब्रेकर अहेड पहले से लिखा होता है, एजुकेट किया जाता है आपको। सामने जाके आप गिरने के बाद नहीं बोलेंगे कि स्पीड ब्रेकर आ गया। तो नॉलेज तो हासिल कीजिए आप ताकि हराम से बचने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख, बहुत ही साफ अंदाज से आप हमें समझाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग दोस थिंग्स। जब तक एक चीज़ की नॉलेज, जब तक एक चीज़ की डेफिनेशन हमें समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सूद के बारे में कहा, तो सूद जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो क्या चीज़ है, हमें उसका नॉलेज नहीं रहेगा और उसके बारे में हम दूसरों को बता नहीं सकते। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट एज एन एकेडमिक लेवल पर उस चीज़ के बारे में जानना। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग हलाल चीज़ को हराम बता देंगे जी। और सूद को भी लोग हलाल बता देते हैं। तो जब तक डिफरेंशिएशन नहीं होता तब तक आप लोगों की बात से भी सहमत नहीं होना चाहिए। जी। एक और चीज़ यहाँ पर शेख हमें ये बताए कि इसको रिस्ट्रिक्शन कहने से ज़्यादा हम बेनिफिशियल थिंग बोलते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख एक चीज़ मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा जो मैं बार बार रिपीट करता आया हूँ हर एपिसोड में आपके साथ, दैट इज़ रिगार्डिंग ऑपरेशन, दैट इज़ रिगार्डिंग अगेन रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पर अगेन फीमेल की बात आ रही है। जी, पहले एपिसोड में वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात आई, ऑपरेशन फीमेल पर किया जा रहा है। सेकंड एपिसोड में हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये बातें आई। अब एजुकेशन लेवल में भी ये बातें होती हैं जी। खास करके इंडिया जैसे कंट्री में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी कौम है जो इलिटरेट है। खास करके लड़कियों को अनएजुकेटेड किया जाता है, यानी कि एजुकेशन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे स्कूल्स नहीं भेजते हैं, बहुत जल्दी शादी कराते हैं। ये सारे इल्ज़ामात लगातार मुस्लिम औरतों पर, मुस्लिम लड़कियों पर लगा दिए हैं पहले। तो आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? द कॉन्सेप्ट इज क्लियरली अबाउट गर्ल एजुकेशन इन इस्लाम। जी, जैसा आपने कहा कि इस्लाम में जहाँ डिफ्रेंसिएशन की बात कहीं पर आती है तो वहीं पर एजुकेशन के मामले में भी लड़कियों को पीछे रखा ये बात आती है। देखिए, बात मुस्लिम्स के एक्शन को आप इस्लाम कहकर मत पेश करिए। पहली चीज़ यहाँ डिफ्रेंसेस समझ जाइए। औरत को किस तरीक़े से आगे बढ़ाया गया एजुकेशन फील्ड में, हर चीज़ में, ये इस्लाम में जो देखना है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से देखना होगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, आप मुस्लिम हैं, दीगर लोग मुसलमान अगर अपने अमल में कुछ कमी करते तो वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो सेट है, इस्लाम परफेक्ट है, इस्लाम 100% है, इस्लाम टॉप मोस्ट लेवल की बात है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी 100% टॉप मोस्ट लेवल से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बता दिया। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, कोई मुसलमान अगर 3 वक्त की नमाज पढ़ता है तो आप ये बोलेंगे कि इस्लाम में 3 वक्त की नमाज पढ़ रहा है ये आदमी? नहीं है, इस्लाम में तो 5 वक्त की नमाज है। आप 3 पढ़ रहे हैं तो वो इस्लाम थोड़ी होगा, ये आपका अमल है। अब ठीक उसी तरीके से अगर मुसलमान अपनी लड़कियों को, अपनी औरतों को एजुकेशन में पीछे रखते हैं तो ये इनका अमल है, इस्लाम नहीं है वो, ये इनका अमल होगा। इस्लाम क्या है वो बता दूं मैं आपको, ताकि मुसलमानों को भी पता चल जाए, नॉन मुस्लिम्स भी पता चल जाए। इस्लाम ये है जिस पे मुसलमानों को अमल करना चाहिए, जिस पे हम भी चाहे तो अमल कर सकते हैं, आपके इख्तियार की बात है। नॉलेज विद विमेन, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए आपको नॉलेज जरूरी है। यानी एक मिसाल के तौर पर मैं और आप, एक ऐसा आदमी जो टायर का पंक्चर बनाता है, आपको और मुझे इकरार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम इस फील्ड में इलिटरेट है उसके सामने। नॉलेज इज दिस। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बच्चा अगर BMW में, ऑडी में, मर्सिडीज कार में जाता है, टायर से हवा उतर जाती है, कहां जाना पड़ेगा? पंचर वाले। पंक्चर कहां जुड़ाना पड़ेगा? आपके पास वो नॉलेज है, कम से कम इस फील्ड में तो एजुकेटेड है वो। हमारे पास तो वो एजुकेशन नहीं है ना हम टायर कर सकते हैं, ना ट्यूबलेस टायर का पंक्चर बना सकते हैं, ना ट्यूब वाले टायर का पंक्चर बना सकते हैं। उसके पास वो नॉलेज है, तो इस फील्ड में तो एजुकेटेड है। वैसे ही मल्टीपल फील्ड्स है।
एक डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, हर चीज नहीं हो सकता हो। एक फील्ड है, उस फील्ड में इंसान को तवज्जो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब ठीक इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे निकाह होने से पहले ही मशहूर फेमस बिजनेस वुमेन थी आप मक्का में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होने के बाद भी आप वैसे ही मशहूर बिजनेस वुमेन थी जो सबसे पहले थी। इन्वेस्टर थी, आप बिजनेस करती थी। तो जाहिर बात है, ऐसे तो नहीं है कि आंख बंद करके किसी को पैसे देते थे तो जो चाहे कर लो। आप उस लेवल के एजुकेटेड वुमेन थी कि आप एक बिजनेस वुमेन के नाम से लोगों में मशहूर हुई। एजुकेशन थी आपके पास। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों के एजुकेशन के बारे में सबसे खास बात होना चाहिए, इस्लामिक स्टडीज़ एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है। एक तो होता है कंटेंट लिटरेचर, इसको आप याद कर सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जितने कंपेनियंस थे, मर्दों में और औरतों में, मैक्सिमम सब हाफिज कुरान, हाफिज हदीस थे, सबको याद था। मेमोराइजेशन पेपर उनका हाईएस्ट लेवल का था। एक एजुकेशन में दूसरी चीज आती है, किसी कंटेंट को आप अपने जहन में याद रख के उसे डिलीवर करना, उसके कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, उसके मीनिंग को डिलीवर करना, उसकी जो साइंस को डिलीवर करना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खवातीन थी, जो मर्द हज़रात थे, वो मेमोराइजेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली डिलीवर कर सकते थे लोगों के सामने। इसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी था। दूसरी बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स है उससे एक्चुअली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम है, जो अपनी सेइंग्स के जरिए आपने बताया या अपने एक्शंस के जरिए बताया। खास बात ये इस्लामिक स्टडीज में, ये जो आपकी सेविंग्स थी इसे सेव किया गया कैसे? मेमोराइज करके, लिख कर, इसके कॉन्सेप्ट को लोगों को पढ़ाकर, एजुकेट करके, टीचिंग, स्प्रेडिंग द नॉलेज। अब जो ये टीचिंग होती है, इसको मर्दों और औरतों ने दोनों ने रोल निभाया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को देखकर या सुनकर लिखना और याद करना बहुत बड़ी काम की बात थी। इसलिए कुछ जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लिखते तो एक ही आदमी लिख सकता था, लिहाजा याद करना बहुत बड़ा रोल था लिखने के साथ साथ। क्योंकि एक बार लिख लिया उसको आप प्लेट बना दी और प्रिंटिंग नहीं कर नहीं सकते। तो जमाने में रजिस्टर होता था, वो रजिस्टर हर कोई कॉपी नहीं करता था, मेमोराइज किया जाता था। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स है, आपको ताज्जुब हो गया जानकर, 4000 से ज्यादा टीचिंग्स, आपके सेइंग्स अगर किसी को याद है तो मर्दों में से अबू हुरैरा को याद है रज़ियल्लाहु अन्हु, याद थे उनको पूरे 4000 सेइंग्स इस्लामिक एजुकेशन के याद थे। सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकते थे वो लोग, इतने एजुकेटेड थे। सेकंड पोजीशन पर अबू हुरैरा में खास बात ये थी, घर के बाहर के टीचिंग से लेते थे। घर के अंदर में, घर के आतराफ में, फैमिली मैटर्स में जो टीचिंग्स होते थे, जाहिर बात है अबू हुरैरा तो घर में नहीं जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब की इजाजत ना मिले। वो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ्स करते थे। और ताज्जुब होगा आपको ये बात सुनकर कि इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा जो अहादीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के मामले में लिए गए, अबू हुरैरा के बाद 2000 से ज्यादा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को याद करने वाले का नाम आयशा है रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आपकी वाइफ है, लेडी है। तो कहां पीछे रहा इस्लाम में औरतों का माहौल? बिल्कुल नहीं। अगर वो 2000 हदीसों को निकाल दिया गया और आज जो इस्लाम दुश्मन है उनको अहमियत है हजरत आयशा की, वो हजरत आयशा पे तोहमत लगाते हैं ये झूठी थी, ये फलां थी, ये थी, इसलिए उनके बाद जो 2000 अहादीस और टीचिंग्स का जखीरा है उसको इस्लाम से निकालने के लिए, इसलिए ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं इस्लाम के दुश्मन होते हैं, ये दो लोगों के दुश्मन होते हैं, हजरत आयशा, हजरत अबू हुरैरा। इनको निकाल दो, सारी टीचिंग्स को झूठा साबित कर देंगे। इनको झूठा साबित कर ही नहीं सकते तो वो टीचिंग्स को कैसे झूठा साबित कर सकेंगे? विमेन तो आगे है ना, मेमोराइजेशन पावर में, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में, टीचिंग्स करने में। हजरत आयशा के एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेडीज में से नहीं, जेंट्स में से सहाबा के पर्दे के पीछे आके आपसे मसाइल पूछकर जाते थे। इसकी मिसाल आपको दे दूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, आपकी इंतकाल के बाद जो आप माल छोड़ जाते हैं, जाहिर बात है बीवी बच्चों में तकसीम होता है, विरसे की तकसीम। जब आपकी वफात हुई तो अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने
उन्होंने ऐलान किया अपनी वाइफ्स के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स के पास, कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जो भी छोड़ा हुआ माल है वो एक जगह डिक्लेयर कर दो, ताकि सब में अल्लाह ताला ने जो डिवीजन किया है उस डिवीजन से तकसीम किया जाए। सबके पास बात गई, ये बात हजरत आयशा के पास है। एजुकेशन का लेवल क्या होता है मैं आपको बताऊं, और औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में एजुकेशन लेवल में वो बताऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा एजुकेटेड हम मानते हैं आज भी, अभी भी। जब ये बात हजरत आयशा के पास गई, जो नबी वसल्लम की बीवी हैं, सबसे कम उम्र, और खुद अबू बकर की बेटी भी हैं, पैगाम गया कि क्या है विरसा जाहिर करो। हजरत आयशा ने जवाब दिया, एजुकेशन और इल्म कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना आपसे सीनियर मोस्ट लोगों में, सारी दुनिया में जिसकी जो खिलाफत रूल चल रहा है, वो अबू बकर सिद्दीक को कह रहे हैं हरगिज नहीं। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टीचिंग जो मेरे सीने में वही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंबिया जब इंतकाल कर जाते हैं, वो जो छोड़ते हैं माल, वो सब का सब सदका है, किसी के खानदान के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जी, ये उन्होंने सिखाया। ये किसके पास थी एजुकेशन? एक लेडी के पास, किसी के पास नहीं थी उम्मत में, एक लेडी के पास। दिस इज डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट। मेमोराइज रखना, कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना, ये वुमेन रोल रहा इस्लाम में एजुकेशन के मामले में। इसी तरह कई फील्ड्स में वुमेन एजुकेटेड थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी के बारे में आता है, कस्तूरी, बहरीन से आता था, कस्तूरी। जी जी जी। वेट करने में माहिर थी, आप माहिर थी वेट करने में, खाली हाथ से तोल के आप बता देती थी क्या चीज कौन सी है। स्किल था ये। स्किल एजुकेशन है ना जी, आपके पास है, आप हाथ से तोल के बता सकते हैं। बिल्कुल नहीं। एजुकेशन। अब ये क्या बात है मेमोराइज करना, तो फिर आप पंक्चर वाले से कंपेयर कर लीजिए अपने आप को, इल्ला तो बहुत दूर की बात है। आप पंक्चर नहीं बना सकते अपने टायर का, वो एजुकेशन आपके पास नहीं है, वो टैलेंट, वो स्किल आपके पास नहीं है, आप फिर इस्लाम की औरतों के ऊपर हाथ उंगली उठा रहे हैं। तो ये लेवल है। मुसलमान के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, ये मुसलमान इस्लाम में 100% नहीं होगा, कोई कम है कोई आगे है, जी जी, इसका अमल इस्लाम नहीं हो सकता। आप इस्लाम को देखिए, मुसलमान को मत देखिए। ये क्लियरेंस हर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को होना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है शेख। यहाँ पर एक समझने की बात यही है कि किसी इंसान को देखकर ये मत समझिए कि दिस इज इस्लाम। इस्लाम हैज़ गॉट इट्स ओन सिस्टम, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम एक मुसलमान बने। बिल्कुल जी। तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी डिस्कशन रहा, जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख, यहाँ पर डिस्कशन के दौरान बहुत सारे प्रोफेशंस का आप जिक्र किए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप शुरुआत में हमें बताए। एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि इज़ देयर एनी फील्ड अकॉर्डिंग टू यू जहाँ पर मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है? क्योंकि ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके का, हमारे उडुपी और आसपास मैंगलोर इलाके का मैं बताता हूँ, यहाँ पर अक्सर मुस्लिम स्कूल्स या कॉलेजेस जो है उनके मैनेजमेंट लेवल का अक्सर ये एक कंप्लेन है। आप भी माशाल्लाह एक स्कूल चलाते हैं, आप भी ये फेस करते होंगे। कंप्लेन ये है कि हमें टीचर्स नहीं मिलते, एंड ये इसमें जब इस्लाम हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि गेनिंग नॉलेज का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हम जब हमें सिखाते हैं, तो फिर ये टीचिंग प्रोफेशन, इतना मुबारक एक प्रोफेशन, इसमें हम पीछे क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ी कमी जो रही, अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मत लीजिए, ओके, लेकिन एक फील्ड है, उस फील्ड में कमी की वजह से आज एजुकेशन में पीछे। जैसे आप अगर पहले सवाल पे अगर जवाब पे गौर करेंगे, वहीं पर वो बात मिलेगी, वो ये है, सारे सब्जेक्ट्स को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं समझा गया। अगर वो समझा जाता तो आपके पास इतना इंटरेस्ट आता कि आप क्लास 5th की साइंस के सब्जेक्ट में जब स्टेम या फ्लावर के बारे में भी पढ़ते, अपने रब को पहचानते, वो लुत्फ, वो मजा, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्सेप्ट आपका कुछ और होता। यही वजह है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से दीगर साइंसेस को नहीं समझा जा रहा है, रब की तख्लीक की नॉलेज है, ये नहीं समझा जा रहा है। इसी वजह से ये आज गैप है और ये रहेगा जब तक कि इस नजरिए को आप नहीं लाएंगे, तब तक रहेगा। कई लोग हैं जो इस नजरिए वाले हैं, ऐसा नहीं है कि 0% है, कई लोग इस नजरिए वाले हैं जी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इंडिविजुअल अपना फायदा उठा रहे हैं या जितनों को फायदा दे सकते दे रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर इस चीज का फायदा आना है तो मेरा ये मुतालिबा है कि मदारिस जहां इस्लामिक स्टडीज की बुनियाद दी जाती है, उन मदारिस के असातिज़ा, वहां की फैकल्टी को मेडिकल साइंस, केमिकल साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिकल ये पढ़ाना पड़ेगा,
तब जाके जो मदरसे से बच्चे निकलेंगे स्किल के साथ, इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ, सारे सब्जेक्ट को लेकर निकलेंगे। जुमे का खुतबा होगा तो इल्म की अहमियत की जो बात जब बताई जाएगी वो कुछ और होगी, ऐसे हालात में कुछ और है। सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें हम अनएजुकेटेड नहीं बोल सकते, एवरेज भी नहीं बोल सकते, वो एक ऐसे दर्जे से पास होकर आए हैं जो जहां पर उन्हें टॉपर्स कहा जाता था, रैंक होल्डर्स कहा जाता था, अव्वल नंबर पर आते थे स्टडीज के मैटर्स में। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि वैसे लोग भी आज हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयड है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, जब हम इल्म के लिए इतना जिद्दोजहद कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना स्ट्राइव कर रहे हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन क्यों आता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये भी एक इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चे को क्लास 8th 9th 10th से ही ये जहन बनाया जाता है, अगर तुम यहाँ से अच्छे मार्क्स से पास नहीं होगे तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो आप नॉलेज को जॉब से रिलेट कर दिए, नॉलेज को सैलरी से कंपेयर कर दिए। नॉलेज इज़ प्राइसलेस। आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं या जॉब लेने जा रहे हैं, आप जब जॉब लेने के लिए जाएंगे तब जाइए, तब सोचिए कौन सी जॉब कहाँ मिलती है, क्या किधर जाना है। अब ये तो जो जिम्मेदार हैं, जो रूलर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ये इनकी लापरवाही, इनकी नाअहली भी है कि लोगों को दे सकते थे लेकिन नहीं दे रहे। लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए मुसलमानों को, इल्म नहीं, जैसे फिर कहूंगा, पंक्चर वाले के पास कोई डिग्री नहीं है, हायर स्कूल की भी डिग्री नहीं है, स्किल है, अल्लाह ताला उसे दे रहा है। एक चीज स्किल तो है, दूसरा रिस्क देना। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा वकअय्यिम मिन दाब्बतिन फिल अर्दि ला तहमिलु रिस्क़हा, जमीन पे कई जानवर है जैसे तुम देखते हो जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। कैट, बिल्ली को कभी आपने देखा कि अपना खाना घर से तैयार करा के ले जा रही है? कुत्ते को कहीं देखा? वकअय्यिम मिन दाब्बतिन फिल अर्दि ला तहमिलु रिस्क़हा, कोई उठा के नहीं फिरता। अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम, उन जानवरों को रिस्क देने वाला अल्लाह है, तुम्हें रिस्क देने वाला भी अल्लाह है। जानवर तो सुबह झाड़ों से अपने घोंसलों से निकल जाता है, कहां जाता है भाई पता है क्या? कोई अलार्म है या कोई सेट है कि वहां जाके जो सो रखा है वहां खा लेना है? ला तहमिलु रिस्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह रिस्क देता है। भूखा तो कोई नहीं मर रहा है। इंसान की चाहते नौकरी करना, पैसा आना, दीगर ख्वाहिशात तमाम चीज़ें पूरी करना, इंसान तो है जद्दोजहद में लगे हुआ, लेकिन अल्लाह की ज़ात से अगर मायूस हो गया, ये समझ रहा है कि अल्लाह ने गवर्नमेंट जॉब देती है तो फिर इंतजार करिए गवर्नमेंट जॉब देने का, तवक्कल अल्लाह पे रखिए। गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शंस होंगे, आपकी डिग्री के पास अच्छे जॉब मिल सकता होगा, लेकिन कब? हुक्म इलाही से। तवक्कल उस पर रखिए। आपका रिस्क कहाँ है? इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहां मिलना है मिलेगा आपको। एजुकेशन होगी, और ख़ास तौर पे हम ये कहेंगे नौजवानों से, आप एजुकेशन हासिल करके आपके मुल्क को डेवलप करने की सोचिए इंशाअल्लाह। एयरपोर्ट्स पे मेरा आना जाना होता है एज एन NRI, अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी मैं बाहर आता जाता हूँ, जब इमिग्रेशन काउंटर पे ठहरता हूँ, ताज्जुब होता है मुझे, ताज्जुब। मुस्लिम्स ने, नॉन मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि इमिग्रेशन काउंटर पे पहले ही पूछा जाता है कि भाई इंडियन पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट। कई यूथ को मैं देखा हूं इंडिया के इस वक्त फॉरेन पासपोर्ट की लाइन में लगे हुए हैं। क्यों? आप यहां सीख रहे हैं, अपने मुल्क को डेवलप नहीं करके, अपने मुल्क की तरक्की का नहीं सोचकर, आप दूसरे मुल्क का पासपोर्ट भी ले लिया। सिर्फ अपना सोच रहे हैं। सोचिए अपना, आपको तो सोचना ही सोचना है, लेकिन क्यों कि आप इंडिया से इतने मायूस हो गए, यहाँ के हालात से, यहाँ के कंडीशन से, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, यहाँ के जॉब सिस्टम से, यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम से, यहाँ के इंडस्ट्रियल सिस्टम से, कि आप इतने मायूस हो गए कि आप पासपोर्ट ही बदल लिए। तो बड़ा अफसोस होता है, यूथ इंडिया का जो एजुकेटेड तबका है, टैलेंटेड तबका है, स्किल वाला तबका है, वो दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहा है। तो इस पर मैं नौजवानों को गुजारिश करूंगा, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचिए। ऐसी हुकूमत, ऐसे गवर्नमेंट्स, ऐसे रूलर्स, ऐसे पॉलिटिशियंस को उठाइए जो एजुकेटेड हो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में एक अच्छा इंतजाम हो। क्या सारे लोग आप ही की तरह दूसरे मुल्क का पासपोर्ट ले लेंगे?
नहीं है ना, तो अपने मुल्क की सोचिए, इस मुल्क की तरक्की की सोचिए, इस मुल्क में आने वाले जनरेशन की सोचिए। आप रुक कर यहाँ कुछ करेंगे तो जनरेशन इसका फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक शेख। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर हो गए इसी एक सवाल में। एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए एज द सिटीज़न ऑफ इंडिया, ख़ास करके स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए, एज वेल एज द पेरेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो हम बच्चों को जब छोटे रहते हैं जो सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं गलत बनता आया है मेरे हिसाब से। और अभी इट्स हाई टाइम दैट वी चेंज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इनटू अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग इंशाल्लाह। जब एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग हम बच्चे के दिमाग में डालते हैं तो तभी कुछ चेंजेस, एक स्किल्ड एक सिटीजन हम पा सकते हैं इंशाल्लाह। एंड एक और चीज़ यहाँ पर जो काजिम भाई हमें समझाते हुए आगे बढ़े, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इंडिया को एक दिन इंशाल्लाह टॉप में लाना है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट किसी दूसरे कंट्री को पीछे करने के बारे में बात करते हैं, इंडिया को टॉप लेवल में ले जाने की बात करते हैं। जब तक वो एजुकेशन लेवल पर हम नहीं उतरते, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को नहीं समझ सकते, शायद हम उस लेवल पर कभी पहुंच नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छे से आप हमें समझाए, शुक्रन शेख। शेख, शो ख़त्म करने का वक्त हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शो को ख़त्म करने से पहले एक और बार आप हमारे नाजरीन को याद दिलाएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ख़ास करके इस माहौल में। एक दौर था गोल्डन एज जिसे कहा जाता है, जहाँ पर मुस्लिम्स बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, और उसके बाद एक डार्क एज आ गया जहाँ पर हमारी एजुकेशन लेवल में कमी रह गई। और आज कुछ साल पहले तक हमें ये सुनने में आ रहा था कि मुस्लिम्स आर द इलिटरेट कम्युनिटी, यहाँ पर एजुकेशन इनका सही नहीं रहता। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लेवल, एक हद तक आ रहे थे जहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे सिटीज़न को एक लेवल का एक गुड क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा था। लेकिन फिर एक चीज़ आ गया पैंडेमिक के नाम से, कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया। और इस ऑनलाइन क्लासेस के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत सीख लिया, लेकिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिस तरीके से एक बच्चा क्लास में रहकर पढ़ता था वो घर में शायद कुछ कमी रह गई। और जब फिर से जब स्कूल स्टार्ट हो गए तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट उनमें नहीं दिखा। पेरेंट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ आलसी लेजीनेस दिखाई दिए। हम कंप्लीटली तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल एक ये शक्ल हमें मिला ड्यू टू द पैंडेमिक। सो उस लिहाज से उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को एक अच्छा सा एक एज ए कंक्लूजन आज के टॉपिक का इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ बातें बताएं। जी हाँ, जैसे आपने अगर इस एपिसोड को तवज्जो से सुना होगा तो बेसिक बात यही है कि नॉलेज इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग नॉलेज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर, टू लर्न अबाउट आवर क्रिएटर, टू अंडरस्टैंड आवर क्रिएटर। नॉलेज यही है कि जब हम जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सब क्रिएशन के बारे में स्टडी है, और क्रिएशन का एक क्रिएटर है। इस नॉलेज के ज़रिए उस क्रिएटर को पहचानना है, उसके वादों को एक्सेप्ट करना है, उसकी इबादत करना है, उसकी इताअत करना है। और इस नॉलेज के ज़रिए क्रिएटर ने हमारे लिए दुनिया में जो फ़ायदा उठाने के लिए कहा, पैसा कमाइए, कुछ भी कीजिए, हलाल कीजिए, उसको भी फ़ायदा उठाएं और ये नॉलेज दूसरों तक शेयर करें। जैसे आज वैसे हालात नहीं है पढ़ने के, ये आज के हालात नहीं है, ये कई 50 साल पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि 50 साल पहले बच्चों को उस लेवल की तालीम नहीं दी गई, और 50 साल के बाद वो बच्चे जो आज फैकल्टी बनना चाहते हैं फैकल्टी के लेवल की नहीं है। तो आज एक स्टूडेंट कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता है, ये कल के दिन एक फैकल्टी है, एक लीडर है। तो लीडर्स को तैयार करना है ताकि ये फिर आने वाले जनरेशन्स को पढ़ाएं। अगर यही स्टूडेंट्स को अगर सही तालीम और तरबियत, सही परसेप्शन में नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर आने वाली नस्लों को यही तालीम देने वाले हैं, ये वही तालीम देंगे जो आप इनको तालीम देते। इसलिए लेवल बहुत लो रहेगा। 3 सब्जेक्ट्स, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियू का, ये हासिल करें। सारे सब्जेक्ट्स का इल्म हासिल करने में आपको एक राह, एक तरीक़ा, एक वे मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। शुक्रन, बारकल्लाहु फीक। दैट वाज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एजुकेशन इन इस्लाम। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। मैं एनएम प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से और तमाम उड़पी मैंगलोर के लोगों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतने वक्त हमारे साथ थे, एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए, हमारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आप हमारा साथ दिए। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट वाज द टॉपिक ऑन
एजुकेशन एंड इस्लाम और द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इस्लाम। उम्मीद करता हूँ कि आप आज इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें ताकि आप उससे भी अज्र सवाब कमा लें इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को हिदायत दे, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फ़िलहाल आप अपने दोस्त निताज़ अली को यहाँ से जाने की इजाज़त दें। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक और एपिसोड, एक और टॉपिक, एक और गेस्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।